वैकेंसी है हरियाणा पुलिस, पूरे हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस है। आपके पड़ोस में वो 2-3 महीने रह के गए हैं सर। वो 3087 पोस्ट आपने निकाली, उसके बाद लगभग 2500 फिर आपने रोक दी। महिलाओं का अलग है, पहले हम 2500 को लेके बात करेंगे। सेकंड लिस्ट कब तक आएगी सर? फीमेल ने क्या कसूर कर दिया सर? फीमेल कांस्टेबल रहेगी सर। फीमेल ने कोई कसूर नहीं किया है। सीईटी को लेके जो जिन बाड़का ने बीसी में फार्म भरा, बहुत सारे फ़ोन आए उनको लेके। अब जो पोस्ट निकली है तो क्या वो ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी में जा सके? कोई ऐसा प्रावधान? नहीं, कोई प्रावधान नहीं है। ग्रुप डी का बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भाई इकट्ठा ही क्यों नहीं पेपर ले लिया, सी का भी और डी का भी। डी का पेपर होगा कि नहीं सर? पहले तो कंफर्म। डी का पेपर होगा। तो बच्चों की डिमांड थे कि आप सर पहले सी की भर्ती करिए। जो अब की बार सीईटी हुआ है सर, ये तो पोस्ट आई है पिछले 2022 के सीईटी के बेसिस पे। अब बहुत सारे बच्चों का सीईटी क्लियर नहीं हुआ, तो उनका ये है डाउट कि क्या दोबारा सीईटी होगा 2023 में? अब दोबारा ग्रुप सी के लिए सीईटी होगा? बिल्कुल, सीईटी का जो एक्ट आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ष सीईटी हुआ करेगा। एबीपीजी को लेके है, कंफ्यूजिंग चली हुई है। कोई कहता है स्टे है, कोई कहता है नहीं है। बच्चे जो वेटिंग में हैं उनका क्या है? कंफ्यूजिंग में वो फंसे पड़े हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे पास शायद एक कैटेगरी ऐसी है जिसका हमने रिजल्ट नहीं निकाला ईबीबीजी का। तो सारे भाई है ना भाई, मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई सबसे बड़ा इंटरव्यू आज हमारे साथ है, और आज हरियाणा के रोजगार को लेके बहुत सारे सवाल हैं। सीईटी को लेके थे और आगे आने वाले एग्ज़ाम को लेके हैं। हमारे साथ हैं एचएसएससी के चेयरमैन साहब हमारे भोपाल सिंह खत्री जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। वायरल सुना था जी, हो रहा था। कोई बात नहीं, तो चलता रहा है, मौसम बदल रहा है। लगभग 2 साल पूरे होने को हैं सर, आपको मुबारक हो सर इसके लिए भी। धन्यवाद जी। और मेरे ख्याल से पहली बार 31,500 पोस्ट आपने एक बार निकाली है, उसके लिए भी धन्यवाद सर। थैंक यू। तो हमारे साथ दीपक लाठर जी भी बैठे हैं। भाई फ्री में कोचिंग देने लग रहे हैं आजकल, तो पूरा जोटा मारेंगे। ये भी बात कर रहे हैं मास्टर जी। राम राम। राम राम जी, राम राम। तो सर पहला सवाल जो है, जो बच्चा के आए हैं, पहला सवाल ये है कि जो MPSW मेल की वैकेंसी है, फीमेल की वैकेंसी थी 339, आपने 110 और बढ़ा दी, 449 कर दी। मेल वाले ने के कसूर कर रखा है जी, उनकी वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बच्चों को होली की शुभकामनाएं, एक दिन बाद ही सही। और दूसरा, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि हमने 32,000 पोस्टें सी क्लास की निकाली हैं, उसकी तैयारी में वो जुट जाएं। और आपका जवाब देने से पहले मेरी सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है जो सीटी क्वालिफाई हैं और दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो हर इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल पूरे ध्यान से पढ़ें और अपना फार्म वो खुद भरें। और अगर वो साइबर कैफ़े वाले से भी भरवाते हैं तो वो साथ बैठें, क्योंकि एक छोटी सी गलती को हम बाद में सुधार नहीं पाते और इसी के लिए उसको हाई कोर्ट तक के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सभी कैंडिडेट्स को प्रार्थना है कि अपना जो इंस्ट्रक्शंस हैं फिलअप करने की, वो केयरफुली पहले पढ़ें और तभी अपना फार्म भरें। कोई गलती जो हो गई उसको ठीक करने का चांस बड़ी मुश्किल से दिया जाता है, या देते ही नहीं, क्योंकि हमारे जो है वो डाटे चेंज हो जाते हैं बाद में। तो अपना फार्म जो है वो केयरफुली भरें। जैसे आपने कहा MPSW की बात, हम एक रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं। जो रिक्विजिशन सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट्स की तरफ से हमारे पास आती है, हम उसकी एडवर्टाइजमेंट करके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। जो MPSW की आपने पदों की बात की, ये सरकार की तरफ से या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास कोई डिमांड ही नहीं आई है। तो जब हमारे पास डिमांड आएगी, भर्ती तो हम तभी करेंगे। वैसे 8 साल से कोई वैकेंसी आई नहीं थी। पिछले साल भी बच्चा ने इसकी RTI लगाई तो अच्छी वैकेंसी पेंडिंग थी, फिर भी डिपार्टमेंट भेज नहीं रहा। ज़रूरत ही नहीं रही क्या सर? अब ये हर एक डिपार्टमेंट की रोस्टर बने हुए हैं कि किस पोस्ट पे कितने लोग लगने चाहिए या लगे हुए हैं, तो वो सब अपने रोस्टर के हिसाब से रिक्विजिशन या डिमांड भेजते हैं। इस बात का जो सही उत्तर है वो डिपार्टमेंट दे सकता है, क्या कि उनके पास MPSW की पोस्टें खाली नहीं हैं क्या, या फिलअप हो रही हैं,
या वो हमारी जो पीछे MPHW हमने लगाए थे उसकी वेटिंग की इंतज़ार कर रहे हैं अभी। ये सारे क्वेश्चनों का आंसर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट आपको प्रॉपर दे सकता है मेरी बजाय। जी दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका एक सवाल था सिलेबस को लेके, वो क्या सवाल था? सर जैसे अभी जो सिलेबस डाला है कॉमन एग्ज़ाम के लिए, जो 12th बेस और ग्रेजुएशन का है, तो उसमें 20% में भी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी ये सब हैं। उसके बाद 10% कंप्यूटर आ गया। 70% जो कह रखा है कि भाई जॉब स्पेसिफिक जो होगा उसमें भी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब डाल दिया, तो वो मैच कर रहे हैं। 20% में भी वही सब्जेक्ट हैं और कुछ सब्जेक्ट 70 में भी वही हैं, तो उसको लेके कन्फ्यूजन है कि भाई कौन सा सही माने, आएगा क्या? ये आपकी बात जब आपने हमारे से फ़ोन पे बात की थी, मैंने तब इसकी जांच की थी, तो ये हमारे से क्लैरिकल मिस्टेक हुई है। तो जो 20% है, सिर्फ 20% में 2 कॉमन टेस्टों में बता रहा हूँ, जो ग्रेजुएशन लेवल का कॉमन टेस्ट होगा और +2 लेवल का जो कॉमन टेस्ट होगा, उसमें 20% हम फिर से हरियाणा के बारे में पूछने जा रहे हैं। और ये जो रीजनिंग, साइंस वगैरह लिखा गया हमारे से, ये हमारी कल क्लैरिकल मिस्टेक है। जो हमारा 70% अगला या 60% सिलेबस है, उसमें ये रीजनिंग, मैथ, साइंस ये सारी चीज़ें ये पूछी जाएंगी। ये जो 20% वाला पहला पोर्शन है वो सिर्फ हरियाणा से संबंधित रहेगा। ओके, ये तो फिर हरियाणा वालों के लिए खुशखबरी है जी। हाँ, ये 20% हरियाणा हो गया भाई, 70% अलग हो गया। तो एक ये जो नए सब्जेक्ट जोड़े हैं सर, जैसे रूरल मार्केटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी हरियाणा की, इन्वायरमेंट, तो इनका कितना वेटेज, जो नए सब्जेक्ट हैं इनको क्या कितना वेटेज रहेगा? ये हमने सारे 70% में बांटे हैं। और हम जो पेपर सेटर है या प्रिंटर है उसको बताएंगे कि आप इतने इतने क्वेश्चन लगभग उठा लें। हम ये चाहते हैं कि जो ग्राम लगने जा रहा है, पटवारी लगने जा रहा है, क्लर्क लगने जा रहा है, उसको हरियाणा के बारे में, जो इकोनॉमिक है हरियाणा की स्कीम्स हैं, क्या क्या स्कीमें हरियाणा में चल रहे हैं, धरातल पे वो उतारने वाला है कर्मचारी। तो हम ये चाहते हैं कि उसको हरियाणा से की जो स्कीम्स हैं, इकोनॉमी है हरियाणा की, वो ज़्यादा पता हो। और इस तरह का जो सिलेबस है, इसीलिए ये सोच के डाला है कि वो हर चीज़ में ये हो। एक क्लर्क है, क्लर्क में पास हो के तो आ गया, उसको एक लेटर भी लिखना होगा, DC को लिखना है, CS को लिखना है, कहीं लेटर लिखना, उसको पता ही नहीं होता, अक्षरों का ज्ञान ही नहीं होता उसको, ये ही नहीं पता होता प्रेषक कौन होता है, प्रेषित कौन होता है। तो ये ऐसे ऐसे शब्द भी पूछे जाएंगे कि ये शब्द क्या होते हैं, इनका अर्थ क्या है? हाँ, इसका अर्थ क्या है, आपके लेटर के संदर्भ में क्रमांक नंबर इस पे, तो ये क्या शब्द हैं इस तरह के, ताकि उसकी स्किल बाहर आए। जी। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि मान लो कोई पोस्ट के अंदर 50 वैकेंसी हैं, आपने उसका 4 गुना 200 बुला लिए। सपोज करो उस वैकेंसी में 200 है ही नहीं, 150 हैं, तो क्या वो 50 कहीं और जुड़ जाएंगे या वो नेक्स्ट वैकेंसी की वेट में रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने 4 गुना टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट लेने के लिए तो बुलाया ना। जी। हमने पोस्टें तो 1 गुना हैं, मतलब जैसे आपने उदाहरण दिया कि 50 पोस्टें तो 50 है ना, हमने बुलाने 4 टाइम है, 200 बुलाने हैं। अगर हमारे पास 200 नहीं हो रहे किसी टेक्निकल पोस्ट के अगेंस्ट, 150 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। हमारी पोस्टें तो 50 है ना, हमने तो पोस्टों से भरने से मतलब है। और ये ज़रूरी नहीं है कि कई बार ऐसा भी होता है कि उस पोस्ट के अगेंस्ट कोई कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं होता। पीछे देखा हमने कई कोचेज के उसमें कि पोस्टें 40 हैं कोच की और हमारे पास कैंडिडेट ही 10 हैं सिर्फ, तो हमने 10 जो एलिजिबल थे वो लगा लिए सर्विस पे। कई बार तो ये हुआ कि 10 कैंडिडेट थे, 10 में से 5 नॉट एलिजिबल हो गए और सिर्फ 5 ही पोस्टें भरी गई। तो हमारे पास तो जो उपलब्ध हैं उसी से तो हम पोस्ट भरेंगे। एक वैकेंसी है सर WPO, वाटर पंप ऑपरेटर, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे। तो पहले तो ये दिखा दी भाई ये जो है इनके लिए पोस्ट, बाद में हटा भी दी। कुछ जब पोस्टें पहले सरकार ने भेजी थी जी, और हमने जो वापस की थी सरकार की नीति के अनुसार कि आप 100 इकोनॉमिक और अपने जो रिक्रूटमेंट रूल हैं वो चेंज करके नए सिरे से हमारे पास
पोस्टें भेजिए। तो जब दोबारा पोस्टें भेजी तो लगभग ऐसी 3000 पोस्टें थी कुल मिला के, जो हमारे पास नए सिरे से अब नहीं आई। और कुछ पोस्टें हमारे पास डिपार्टमेंट ने भेजने के बाद विड्रॉल कर ली कि हमारे रोस्टर के हिसाब से हमारे पास ये कर्मचारी पूरे हैं, यह अभी हमारे को ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने अपनी विड्रॉल भी की है, वापस भी मंगाई हैं पोस्टें। उनमें से ये एक पोस्ट ये है। ओके, तो भाई इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट हो सकती होंगी जो पहले दिखाई जा सके हैं, और फिर बहुत सारी पोस्ट ऐसे जो पहले दिखाई फिर वापस भी ले ली, और बहुत सारी ऐसी पोस्ट जो दिखाई नहीं वो बाद में डाली भी गई हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, जिस तरीके से चलता है भाई उसी तरीके से। हालांकि WPA में किसी का कोई स्पेशल तो टारगेट किया नहीं गया, तो ये मामला भी समझा जाए। सर, एक वैकेंसी है हरियाणा पुलिस, पूरे हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस है। आपके पड़ोस में वो 2-3 महीने रह के गए हैं सर। वो 3087 पोस्ट आपने निकाली, उसके बाद लगभग 2500 फिर आपने रोक दी। महिलाओं का अलग है, पहले हम 2500 को लेके बात करेंगे। सेकंड लिस्ट कब तक आएगी सर? देखिए ऐसा है, अरे वो अटक क्यों रही है अभी? नहीं कोई अटक नहीं रही है। जी सर। हम 4 लेवल पे जो कैंडिडेट का मिलान करते हैं। जी सर। कि वो जब एग्ज़ाम में उसने बायोमेट्रिक दी ज्वाइनिंग के टाइम पे, इसकी ज्वाइनिंग एक बार हमने बायोमेट्रिक कर चुके हैं मधुबन में, उसकी रिपोर्ट, और जो उसने एडमिट कार्ड पे अपने फ़ोटो लगाया और एप्लीकेशन पे जब उसने फ़ोटो लगाया, और उसका एग्जामिन सेंटर पे हमने जो उसकी फ़ोटोग्राफी की या हमने उसकी वीडियोग्राफी की, इन चारों चीज़ों को मिलाते हैं, हम आपस में मिलान करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया 3087 ऐसे कैंडिडेट थे जो हमारे चारों पैमानों पर मिलान हो रहा था। तो उनकी लिस्ट हमने पुलिस को भेज दी है, और 2000 जो कुछ लोग थे उनका हमने ये वो चारों पे खरे नहीं उतर रहे थे, तो अगर कोई 2 पे खरा उतर गया, 3 पे खरा उतर गया, उसकी लिस्ट आज हमने DGP साहब को भेज दी है। और हमने एक प्रावधान और किया है कि हमने DGP साहब को एक पूछा है कि ये 3000 की जो सेकंड लिस्ट है, जो रिमेनिंग लिस्ट है, बच्चों में बड़ी उत्सुकता है कि हम तो बायोमेट्रिक भी होगी थी हमारी, तो हमने उनको कहा कि जब जिस दिन आप ज्वाइनिंग के लिए बुलाएंगे तो हमारे को इन्फॉर्म कर दें। आप सोमवार को बुला रहे हैं, मंगलवार को बुला रहे हैं, कल बुला रहे हैं, ताकि हमारी बायोमेट्रिक टीम एक बार फिर चली जाए। क्योंकि ये जो 2000 के कैंडिडेट हैं, इनमें हम 100% मिलान नहीं कर पाए अभी तक। तो ये हमने लिस्ट भेज दी है, लास्ट कंफर्म हो जाएगा। जी, अब DGP ऑफिस से हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी आज ही, और बच्चों को भी इंफॉर्मेशन देंगे कि वो ज्वाइन कब करा रहे हैं, कल करा रहे हैं, सोमवार को करा रहे हैं, संडे को करा रहे हैं। तो इसमें कोई बच्चों को अतोत्साहित या उतावलापन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सबको ज्वाइन कराएंगे। और जो वेटिंग वाले बच्चे हैं उनको भी बाद में ज्वाइन कराएंगे, ताकि जो मेन लिस्ट है हमारी पहली, हम ये देख लें कि उनमें से कितने लोग ज्वाइन करने नहीं आ रहे हैं या अपसेंट हो गए हैं। फीमेल ने क्या कसूर कर दिया सर? फीमेल कांस्टेबल रहेगी सर? फीमेल ने कोई कसूर नहीं किया है। और जैसा कि आपको पता है कि फीमेल कांस्टेबल पर अभी माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से स्टे है। तो क्या स्टे इकट्ठा नहीं था, फीमेल पर ही था? नहीं, वो फीमेल पे ही था स्टे, और इन्होंने जो अपोजिट पार्टी थी उसने भी, और जो हमारा AG ऑफिस था उसने भी जो समझने में गलती की कि ये दोनों केस क्लब कर दिए हैं कोर्ट की तरफ से। केस क्लब हुए थे पर मेल पे कोई स्टे नहीं थी। तो हमने AG ऑफिस को और सरकार को ये बताया कि ये क्लब जो किया हुआ है केस, ये गलत किया हुआ है, मेल पे कोई स्टे है ही नहीं। तो वो इसी बात पे लगे हुए थे कि ये दोनों पे स्टे है। तो AG साहब ने रिपोर्ट दी कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग पे रोक है, मेल पे नहीं है। ओके, तो भाई लेकिन ज्वाइनिंग हो तो जाएगी ना सर? बिल्कुल 100% ज्वाइनिंग हो जाएगी। 24 अप्रैल डेट लगी हुई है, और जो स्टैटिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से आया था उसने समझाने का प्रयास किया जज साहब को, और 24 तारीख को हम एक और एक्सपर्ट भेज रहे हैं
जो जज साहब को ये समझाएगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है। जब ये जज साहब की समझ में आ जाएगा, और एक प्ली ये भी हो गया कि मेल जो है वो ज्वाइन हो गए हैं, शायद इससे भी थोड़ा सा उसको रिलीफ मिले फीमेल को कि उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाए। होगी, बिल्कुल 100% होगी। देर आएंगे पर दुरुस्त आएंगे। तो भाई देर आएंगे दुरुस्त आएंगे और ज्वाइनिंग होएगी, बेबे थम बाट थम गणी टेंशन ना लो, होगा सारा काम। सर एक सवाल था CET को लेके, जो जिन बड़का ने BC में फार्म भरा, बहुत सारे फ़ोन आए उनको लेके। अब जो पोस्ट निकली है तो क्या वो EWS या जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं? कोई ऐसा प्रावधान? नहीं, कोई प्रावधान नहीं है। CT में जिस कैंडिडेट ने जो अपने आप को दिखाया है, उसने जनरल दिखाया है, EWS दिखाया है, SC दिखाया है, BCB दिखाया है, BCA दिखाया है, एक्स सर्विसमैन दिखाया है, या ESP दिखाया है स्पोर्ट्स कोटे का, अब वो उसी कैटेगरी में रहेगा। और जिस कैटेगरी में वो CT में क्वालिफाई किया है, वो अगली पोस्ट के लिए भी उसी कैटेगरी में अप्लाई करे, वरना कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। एक तरफ तो वो CT में 38 नंबर लेके BC या 20 SC में क्वालिफाई कर गया है, और इस टाइम वो जनरल में भरेगा, शायद जनरल के स्कोर के बराबर उसका स्कोर भी ना हो, और वहाँ जाके वो आउट हो जाएगा। इसलिए मेरा वो प्रार्थना है बच्चों से कि वो अपनी कैटेगरी बिल्कुल भी स्टेज पे चेंज मत करें। तो भाई अपनी कैटेगरी बिल्कुल भी चेंज ना करें, और ध्यान रखें जैसे फार्म जहाँ भी, जैसे अभी सर ने बताया थोड़ी देर शुरुआत में ही, भाई अपने फार्म जहाँ भरवाओ गिलना बैठो और फिर फार्म भरवाओ, नो रिस्क पे ना छोड़ो। सर एक सवाल है ALM का लेके, लगभग 6,000 से ज़्यादा ही पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इसके अंदर। इसमें किसी ने सवाल पूछा भाई इलेक्ट्रिकल डिग्री वाले भी मान्य हैं या सिर्फ ITI वाले ही फार्म भर सकते हैं? नहीं, ITI हमारी जो है, या जो डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट रूल हैं, उनकी वो मिनिमम असेंशियल क्वालिफिकेशन है। ओके। जो मिनिमम है उसका मतलब ये है कि आप मिनिमम तो कम से कम फुलफिल कर रहे हैं। जो हायर क्वालिफिकेशन है, अगर कोई बच्चा उसी स्ट्रीम से BTech है तो वो भी कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये सरकार के रूल हैं कि हायर क्वालिफिकेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये पहले बहुत मामला ALM में भी और दूसरी पोस्टों में उठ चुका है, और पूरे हरियाणा में 2 ग्रुप बन गए थे, एक हायर क्वालिफिकेशन वाला और एक सिर्फ ITI जिन्होंने की थी या पॉलिटेक्निक जिन्होंने की थी। तो ये रूल हैं, निश्चित है, एक्ट में है ये सरकार के, कि हायर क्वालिफिकेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो उसकी मर्जी है, अगर वो हायर क्वालिफिकेशन रखते हुए भी निश्चित पोस्ट पे आना चाहते हैं तो हम रोक थोड़ी सकते हैं। अब PhD बच्चे PN लग गए हैं, MPhil बच्चे लॉ ग्रेजुएट PN लग गए हैं, उसका फंडामेंटल राइट है, वो मौलिक अधिकार है। वो तो अपनी स्वेच्छा से ही उसने, अगर वो छोड़े कि मेरा स्टेटस नहीं है तो वो अपनी स्वेच्छा से कर सकता है, हम उसको रोक नहीं सकते। एक सर CET को लेके बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं लोग, क्या ये क्वालिफाइंग नेचर का हो जाए, करवा दीजिए, हो जाए करवा दीजिए, चेयरमैन साहब से बात कर लो, हमारा क्वालिफाइंग नेचर हो जाएगा। 3.5 लाख बच्चे हैं जिनका भविष्य है। अगर ये पॉलिसी मैटर है, मैं कई बार कह चुका हूँ, और कुछ मेरी मर्यादाएं हैं, कुछ में जो कहना चाहता हूँ वो भी मैं नहीं कह सकता। तो अभी तक तो जो CET का ड्राफ्ट है सरकार की तरफ से, उसमें 4 टाइम का ही प्रावधान है। ये मामला कोर्ट के विचाराधीन भी है, आगे क्या होता है वो मैं नहीं कह सकता। मगर अभी जो हरियाणा कर्मचारी आयोग है वो सरकार का जो ड्राफ्ट है उसको मानने के लिए बाध्य है, और वो अभी तक क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, वो 4 टाइम ही है। ओके। तो भाई अभी क्वालिफाइंग नेचर का नहीं हो सकता, वो सिर्फ 4 गुना का ही है। एक सवाल आता है सर, विमुक्त जाति या टपरीवास, वो कहते हैं भाई हमें 5 नंबर मिलने चाहिए थे लेकिन अब मिल नहीं रहे हैं। नहीं, सरकार ने जो विमुक्त जाति और ये था टपरीवास था, उसकी एक बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया अपने नोटिस में कि जो डीनोटिफाई लोग हैं उनको नंबर मिलेंगे अगर वो SC BC में नहीं हैं। तो वो आप 2 बेनिफिट नहीं उठा सकते, तो या तो आप SC हैं या BC हैं। और सिर्फ हरियाणा में 2 कास्टें हैं ऐसी
जो एससी, नॉन एससी और नॉन बीसी हैं और वो डी नोटिफाई है। एक तो उनमें तगे हैं और एक कास्ट और है, मेरे अभी ध्यान नहीं है। सिर्फ हरियाणा में वो 2 कास्टें हैं ऐसी जो जनरल कैटेगरी की हैं और डी नोटिफाई हैं। सिर्फ उन कैटेगरी, उन्हीं कास्टों को नंबर मिलेंगे, क्योंकि पूरी तरह से सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर डी नोटिफाई एससी और बीसी भी है तो एससी और बीसी के आरक्षण में जाएगा, उसको एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेंगे। आपने और आपके माध्यम से मेरा उन बच्चों से प्रार्थना भी है कि इस तरह का वो क्लेम भी ना करें, क्योंकि हम उनको बाद में नॉट एलिजिबल करेंगे तो ऐसी नौबत ही ना आए, तो वो अभी क्लेम ही ना करें 5 नंबर का अगर वो उन 2 कास्टों में नहीं है। सर सवाल आता है ग्रुप डी का। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भाई इकट्ठा ही क्यों नहीं पेपर ले लिया, सी का भी और डी का भी। डी का पेपर होगा कि नहीं सर, पहले तो ये कंफर्म। डी का पेपर होगा। तो बच्चों की डिमांड थे कि आप सर पहले सी की भर्ती करिए और डी की भर्ती बाद में करिए, क्योंकि कुछ बच्चे अगर डी में सेलेक्ट हो जाते हैं और सी में भी सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं, और जो सरकार का पर्पज़ है पोस्टें भरने का वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। और सरकार की भी मंशा है कि हम सी की भर्ती पहले करें और डी की बाद में करें। जितने मैक्सिमम लोग सी में भर्ती हो जाएं ठीक है, वरना जो लोग डी में क्वालिफाई होंगे, 12,000 पोस्टें हमारे पास आ गई हैं, 15,000 लोगों से हम कंसेंट मांगेंगे कि अब आइए बताइए कि आप डी में लगना चाहते हो या नहीं लगना चाहते हो। तो दीपक जी आपका सवाल। सर एक तो बहुत बहुत धन्यवाद एचएसएससी का जी, उन्होंने अब की बार जो सी के पेपर हैं उनको टाइम से पहले 2-3 महीने लगभग अभी हैं अपने डाल दिया है सबकी एग्ज़ाम डेट। तो मैं ये कहना चाहूँगा सर, जैसे ग्रुप डी का होगा तो उसका भी कम से कम 2.5-3 महीने पहले हमें डेट मिले, ताकि बच्चे थोड़ा सीरियस होकर तैयारी कर सकें, क्योंकि पहले जो डेट आती हैं सर वो 20-25 दिन पहले ही आती हैं, और बच्चे उसमें फिर इतना, अब जैसे डाला है अब की बार कैलेंडर डाल दिया है तो ये बहुत अच्छा है सर। तो रिक्वेस्ट है कि ग्रुप डी में भी पहले इसी तरीके से किया जाए। सर हर बार बच्चे कहते हैं कि इस तरीके का एक कैलेंडर क्यों नहीं जारी किया जाए। हमने सी क्लास का कैलेंडर जारी कर दिया है और वो शायद जुलाई तक हमारा समाप्त होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों को कि हमारा जो अगस्त और सितंबर में डी का एग्ज़ाम मान के चलें, वो इससे पहले नहीं हो रहा है। सी का हमने कैलेंडर भी जारी कर दिया है, सिलेबस भी जारी कर दिया है, और हरियाणा के इतिहास में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अब की बार जो बच्चों की मांग थी कैलेंडर की और सिलेबस की, वो उनकी सुविधा को देखते हुए, अपनी सुविधा को देखते हुए और ट्रांसपेरेंसी ले आने के लिए वो अब की बार क्लियर की है। और हम चाहते हैं कि जो जिस पोस्ट का जो एक्सपर्ट है वही लगे, जैसे जेई है, स्टाफ नर्स है। स्टाफ नर्स से अभी तक हम जनरल नॉलेज पूछ रहे थे, हम ये भी नहीं पूछ रहे थे कि उसने मरीज को अटेंड कैसे करना है, उसका जो सिलेबस है उसने जो पढ़ा है, बच्चे वो अपनी डिग्रियां जो उन्होंने पढ़ी थी अब वो उठा लें दोबारा से, क्योंकि लगभग 60 से 70% सिलेबस का ही पूछा जाएगा। एक जो अब की बार सीईटी हुआ है सर, ये तो पोस्ट आई है पिछले 2022 के सीईटी के बेसिस पे। अब बहुत सारे बच्चों का सीईटी क्लियर नहीं हुआ, तो उनका ये है डाउट कि क्या दोबारा सीईटी होगा 2023 में, अब दोबारा ग्रुप सी के लिए सीईटी होगा। बिल्कुल, सीईटी का जो एक्ट आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ष सीईटी हुआ करेगा। तो वो कमीशन की इच्छा है कि वो कब करें, तो हमने फैसला लिया हुआ है कि हम अक्टूबर नवंबर में ये सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराएं। वो इसलिए कि उस टाइम तक जो भी बच्चे +2 कर रहे हैं वो +2 कर लें, 10th कर रहे हैं 10th कर लें, किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो वो अपनी ग्रेजुएशन कर लें। तो ये जो अक्टूबर नवंबर तक है सारे रिजल्ट आ चुके होते हैं, तो हम हर वर्ष अक्टूबर और नवंबर में सीईटी का एग्ज़ाम लिया करेंगे। तो जी सर, ये मान लिया अब जुलाई तक चलेगा ग्रुप सी का, तो इसके बाद हम मान के चलें कि भाई जुलाई तक ग्रुप सी हो गया, अगस्त सितंबर में ग्रुप डी हो गया, और अक्टूबर नवंबर में दोबारा ग्रुप सी का सीईटी हो गया, ये कंफर्म है जी? बिल्कुल नहीं, ग्रुप सी का ही सीईटी नहीं, अगली बार हम, अब की बार तो हम डी का, हाँ आपने ठीक कहा कि डी का अलग से सीईटी लेने जा रहे हैं, पर 24 से हम
डी और सी का जो है सीटी एक ही लेंगे, और जो बच्चे सी में लगने के बाद डी वालों से ऑप्शन मांगेगी कि बोलो आप इतने बच्चे जो कैंडिडेट थे वो अब लग चुके हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हम उनको हटा देंगे और बाकी रोल नंबरों से कंसेंट मांगेंगे कि आप मेरिटोरियस हैं, इतने % से ऊपर के लोग हैं, आप डी में लगना चाहते हो या नहीं लगना चाहते। तो अगले साल से 24 से सी और डी जो सीईटी है वो कॉमन ही होगा, ना कि अलग अलग। सर लास्ट सवाल एबीपीजी को लेके है, कंफ्यूजिंग चली हुई है, कोई कहता है स्टे है, कोई कहता है नहीं है। बच्चे जो वेटिंग में हैं उनका क्या है? कंफ्यूजिंग में वो फंसे पड़े हैं। देखिए ऐसा है कि हमारे पास शायद एक कैटेगरी ऐसी है जिसका हमने रिजल्ट नहीं निकाला एबीपीजी का, वो भी इसलिए कि हमारे रिकॉर्ड जो है वो विजिलेंस के पास है पार्टिकुलर उस पोस्ट का, उसमें हम एबीपीजी का रिजल्ट नहीं निकाल पाए। और उस जो एक आरक्षण दिया था 5 जातियों को, एसएसपी क्या बोलते थे उसको, अच्छा वो स्पेशल बैकवर्ड क्लास, हाँ, उसका कुछ रिजल्ट हमारे पास रह गए हैं। हमारे पास रिजल्ट कोई बकाया नहीं है। रही अपॉइंटमेंट पे या ज्वाइनिंग पे रोक है नहीं है, या जो को ये डिपार्टमेंट अपने हिसाब से इस चीज़ को घुमा रहे हैं, ये सारा सब जुडिस है, कोर्ट का विषय है ये। मैंने अभी तक इस चीज़ की स्टडी नहीं करी कि ज्वाइनिंग पे रोक है या नहीं है, पर रिजल्ट डिक्लेयर करने पे कोई रोक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू थैंक यू सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो भाई इतना बड़ा इंटरव्यू आपने देखा, मेरे पास जो सवाल थे भाई मैं दिल तय आपके लिए पूछ लिए। अब आपका क्या कहना कमेंट बॉक्स में रहने दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।